हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमट्रो। मैं मृत्युंजय कुमार, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आपके साथ एस ब्लॉक और हाइड्रोजन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं, कुछ नए फॉर्मेट में, जो कि आईटी एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको आईटी एडवांस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आप काफ़ी मदद करेंगे। आई होप आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। मैं इसके बारे में पहले कुछ बता दूं कि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ, उसको पूछने का तरीका कुछ अलग होगा, जैसे मैं कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, ओके, और बहुत ही आसान भी है। सो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस करेंगे हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के बेसिस पर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 ml of H2O2 after acidification with dilute H2SO4 required 30 ml of 12 normality KMnO4 for complete oxidation. The strength of H2O2 solution is, strength of solution निकालना है। मैं इस क्वेश्चन को सेलेक्ट क्यों किया, ये 2-3 चैप्टर का कम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी आना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी आना चाहिए, और दूसरा आपको आप सोचेंगे मैं हाइड्रोजन चैप्टर लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन क्यों रखा, क्योंकि हाइड्रोजन चैप्टर में न्यूमेरिकल के काफ़ी अच्छे स्कोप है और आईटी एडवांस में पूछ भी चुका है इस ब्लॉक से न्यूमेरिकल। मैं आगे और भी लेक्चर्स में करवाता रहूँगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे कई लोग पी ब्लॉक में हाइड्रोजन चैप्टर में नहीं पढ़कर मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए और आईटी में आने के बहुत चांसेस हैं। सो 20 ml of H2O2 after acidification with dilute H2SO4 required 30 ml of 12 N KMnO4 for complete oxidation. So the strength of H2O2 solution is, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। ओके, हाइड्रोजन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप कैलकुलेट कीजिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, और हम इसी तरह से आईटी एडवांस के लिए और हम क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट करते रहेंगे। मैं इसे स्टार्ट करता हूं और आप अपने स्टेप्स को मिलाइएगा और आपका अप्रोच क्या है। ओके, सबसे पहले आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो हमारे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसका डेरिवेशन भी है। नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 गिव्स इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाई 5/0.6, आप सभी को पता है। ओके, और H2O2 का जो N फैक्टर होता है, H2O2 N फैक्टर इस क्या होता है 2, और आपको ये भी पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू N फैक्टर, जो इस केस में ऑलवेज क्या होगा 2। सो अगर नॉर्मेलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाई 5.6 है तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाई 11.2। कई बच्चे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखते हैं और क्वेश्चंस बनाने में काफी आसान मिलता है। अ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर एम लीटर। स्ट्रेंथ जब भी क्वेश्चन में बोला जाए, देखिएगा कई बच्चे गलती क्या करेंगे, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, वो टेक्निकली रॉन्ग है। स्ट्रेंथ कहने का मतलब न नॉर्मेलिटी है ना मोलारिटी है। स्ट्रेंथ कहने का मतलब है ग्राम पर लीटर। अगर आपको यूनिट याद नहीं है तो गलती हो जाएगी, और आईटी एडवांस में इस तरह की गलतियों पे आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सो स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर सपोज मोलारिटी है, मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। तो वी आर वेरी बेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन ना। सो मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। तो इस पूरी क्वेश्चन को अगर मैं मोलारिटी को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर वेट, मास और वेट। ओके, सो इक्वल टू, और H2O2 का मोलर मास क्या होता है 34। आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय N फैक्टर। इस केस में हमेशा 2 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 17 होगा। अब इस सारे इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, जो बच्चे आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं उनको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए लास्ट में। ओके, सो हम यहाँ क्या करेंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2, जो हर बच्चों का फेवरेट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को अप्लाई करेंगे। तो देखिए KMnO4 का 12 हमें पता है नॉर्मेलिटी है। ओके, और इसका वॉल्यूम भी पता है, H2O2 का वॉल्यूम पता है, बट मुझे नॉर्मेलिटी नहीं पता है। तो माना इसका नॉर्मेलिटी N डैश है, किसका, H2O2 का। हम पहले इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ही नॉर्मेलिटी आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, स्ट्रेंथ भी आ जाएगा। सो अब तो बहुत आसान हो गया। तो देखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया, सो दिस इज 34 KMnO4 वॉल्यूम,
1/12। ये वैल्यू यहाँ पर गलत है, ये क्वेश्चन में 1/12 था एक्चुअली, 1/12। ओके, सो 1/12 मैंने लिया और इक्वल टू 20 इंटू एन डैश, क्योंकि H2O2 का वॉल्यूम क्या है 20, तो मेरा यहाँ से एन डैश आ गया। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बहुत आसान सा होगा। तो आपने क्या निकाला पहले, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज स्ट्रेंथ, सो स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.12 ग्राम पर लीटर। आई होप किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लाया, हाइड्रोजन चैप्टर एनसीईआरटी के बेसिस पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस आईटी में क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए, कई चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाए, जैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ओके, मोल कॉन्सेप्ट कई सारी जगहों पे मिक्स होकर आ सकता है। तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, KMnO4 की जो नॉर्मेलिटी थी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 1/12 था। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यू मायने नहीं रखे। ओके, आई होप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे बनाइए। मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, मोर देन वन चॉइस है। ओके, सो सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्कली मेटल हैलाइड। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्कली मेटल हैलाइड्स। डेल्टा FH0, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल फ्लोराइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। आई डोंट नो, आप गेस कीजिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल फ्लोराइड इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, तो थोड़ी सी बच्चों को रिलैक्स हो जाता है। क्यों, अगर दोनों में मेटल फ्लोराइड है तो या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, तो एक ऑप्शन तो ऐसे भी छट जाएगा। ओके, सो सी ऑप्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयोडाइड इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, एंड डी ऑप्शन इज डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब आप इसको सोचिए क्या होगा, मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम देता हूं, अब बहुत अच्छे से इसको बनाइए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी इसका इंफॉर्मेशन है। एक ट्रेंड में छोटा सा इशू है जो आईटी लैंग्वेज बदल के बहुत बार पूछ चुका है। ओके, सो मोर देन वन चॉइस है, आईटी एडवांस, मेंस। आई होप आपका मेंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और अगर मेंस की तैयारी बहुत अच्छी थी तो कॉन्सेप्ट तो वही है, बस पूछने का तरीका है अलग, है ना। आईटी एडवांस का क्वेश्चन बयान करने का तरीका अलग है, मोर देन वन चॉइस, एंड सब इंटीजर की प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है। सो आप इसे बनाइए। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे और भी चाहूंगा कि और अच्छे क्वेश्चंस आपको इस तरह से रखूं। मैं पहले बनाता हूं, देखिए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट 298 केल्विन पे दिया हुआ है। ये जो डेटा मैं लेकर आया हूं, ये डेटा पीटर एटकिंस का है। ओके, सो श्राइवर एंड एटकिंस बुक से मैंने लिया है। तो आप देख सकते हैं, जो ये हो गया आपका लिथियम फ्लोराइड, ये सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। बट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, ये माइनस प्लस के चक्कर में मत फंसिएगा, मैंने मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ओके, सो फ्लोराइड के केस में डिक्रीज होता है। अब इनऑर्गेनिक में आपको आंसर पता है तो रीजन आप सपोर्ट में कर सकते हैं कि लैटिन जो भी है। ओके, तो इसका राइट आंसर पहले हम देखते हैं, फिर एनसीईआरटी भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑफ मेटल फ्लोराइड डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। डिक्रीजेस, यस, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी ऐसे भी रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा। बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयोडाइड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो इंक्रीज कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन रॉन्ग होगा। आप देख सकते हैं आयोडाइड -270, 288, 328 वैल्यू बढ़ रही है। ये क्वेश्चन, अब इसी इंफॉर्मेशन को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा गया है, सो राइट आंसर इज ए एंड सी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आईटी के एडवांस में आएंगे, बहुत सिंपल है बट गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, ये मैंने टेबल आपको दिखाया, ये मैं इस बुक से ये डेटा लिया हूं, इसलिए मैं सोर्सेस का दिखा रहा हूं। अब देखो एनसीईआरटी ने इस इंफॉर्मेशन को कैसे दिया है। All of these halides, okay, have high enthalpy of formation. The standard enthalpy of formation value of fluoride become less negative as we go down the group, while the reverse is true for enthalpy of formation for chloride, bromide and iodide. So, for a given metal, enthalpy of formation always become less negative from fluoride to iodide. ठीक है, so इस तरह के क्वेश्चंस आपको
एग्जाम में आने के बहुत चांसेस, आप इस डेटा को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अल्कली मेटल हैलाइड के ट्रेंड की बात कर रहे थे। सो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। आप इस तरह की गलतियां अगर हो भी जाती है जरूर इसको सीखिए। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, इस बार भी जेईई मेंस में इसका एक पार्ट आया है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग BeCl2. It acts as Lewis acid in gaseous phase. It acts as Lewis acid in solid phase. At 300 Kelvin, BeCl2 present in sp hybridization. In solid phase, it contains only 3 center 4 electron type bond. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोर देन वन चॉइस है, कॉन्सेप्चुअल है। इसका एक पार्ट इस बार भी आपके एग्जाम में आया है, इसलिए आपको बहुत ही आराम से इसे बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही परेशान किया है बच्चों को, क्योंकि BeCl2 जब आप क्लास 11th में पहली बार आते हैं तो आपको लगता है ये sp होता है। मैं थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है यहाँ तो, क्योंकि साइंस मैथ नहीं है, ओके, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। प्रैक्टिकली वैल्यू क्या होता है नेचर में, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि आप 2 इक्वेशन पढ़ो और पूरी दुनिया को प्रेडिक्ट करते हैं, ओके। और यहीं पे बच्चों को केमिस्ट्री से थोड़ी शिकायत होती है, ऐसा क्यों नहीं होता है, 2 ऐसा तो तीसरा ऐसा कैसे, है ना। सो बनाइए। सो इट एक्ट एज लुईस एसिड इन गैसियस फेज। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक ऑप्शन को। देखिए, जब हम सॉलिड BeCl2 की बात करेंगे, सॉलिड BeCl2 की, तो हमें स्टडी से पता चलता है कि ये sp3 में पाया जाता है, ये पॉलीमराइज हो जाता है। तो अब ये वैल्यू कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलेगा। इस ब्लॉक में बहुत सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, मैं दिखा भी दूंगा। ये है एक BeCl2, दूसरा, ये तीसरा, ये पॉलीमराइज हो जाएगा। अब होगा क्या, ये क्लोरीन इससे अपना एक लोन पेयर देगा, ये एक इससे देगा, ठीक है। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाता चला जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा, ओके। आप खुद देखो, बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 8। अब ये इलेक्ट्रॉन लेने की पॉसिबिलिटी इसके पास नहीं है, तो इसीलिए सॉलिड स्टेट में ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं करता है। जबकि क्लास 11th के बच्चे अगर सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो तो BeCl2 उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लुईस एसिड नजर आता है। सो एक ऑप्शन तो हमें ये हम यहाँ पे क्रॉस हो गया कि इट एक्ट एज लुईस एसिड इन सॉलिड स्टेट, ये गलत है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखिए बॉन्ड कलेक्ट करते हैं, जैसे HCl है तो हम इसे क्या बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बहुत ही आसान है, 1 क्लोरीन 1 बेरिलियम 1 क्लोरीन, तो कितने एटम है, 3। हम इसे क्या कह सकते हैं, 3 सेंटर, और इसके बीच में कितने बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड, 1 BeCl दूसरा BeCl, तो हम इसे कहेंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप। और इस डायगोनल से भी देखोगे तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड है। सो सॉलिड BeCl2 कंटेन्स 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जनरली जैसे डबल बॉन्ड है तो आप क्या कह सकते हो, 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। डाइबोरेन याद आ रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। HCl 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इस अंदाज में भी हम टेक्निकल इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। तो इन सॉलिड फेज इट कंटेन्स ओनली 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड। डी तो सही हो गया। अब है गैसियस फेज, तो कई बच्चे यहाँ पर गलत कर गए होंगे अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो देखिए गैसियस फेज में क्या होता है, दिस ऑल आर द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सो गैस फेज में एट नॉर्मल टेम्परेचर इट प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म। तो डाइमर कैसा होगा, Cl BeCl BeCl Cl, ओके, एक इधर से जाएगा एक इधर जाएगा, ओके। अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, कैसा होगा, sp2। अभी भी इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बनी हुई है, तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। मैं अभी सारा इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। कई लोग जो अब बहुत मैथ में प्राउड फील करते होंगे उनको बड़ा परेशान कर रहा होगा, ऐसे कैसे कुछ भी हो जा रहा है। तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ट्रेंड एनालिसिस करके आप सब कुछ नहीं बना सकते। सो यहाँ देखिए, इन द वेपर फेज ऑफ BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म द क्लोरोब्रिज डाइमर, ये एनसीईआरटी का लाइन है, which dissociate into linear monomer at a high temperature 1200 Kelvin। मतलब सॉलिड स्टेट में ये कैसा होगा, sp3, गैस में कैसा होगा, sp2, ठीक है। एवव 1200 ये कैसा होगा, 1200 केल्विन, ये होगा sp। तो जो क्लास 11th में BeCl2 को झट से sp बोल देते हैं, 1200 केल्विन पे होता है। अब इस ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आया।
सो इट एक्ट एज लुईस एसिड इन गैसियस फेज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे sp2 हाइब्रिडाइज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी भी है। एट 300 केल्विन BeCl2 प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई, 1200 कंडीशन है, ये मैं नहीं, हमारा एनसीईआरटी कह रहा है ना। लीनियर मोनोमर, लीनियर मतलब sp एट हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 केल्विन। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से फ्रेंड क्वेश्चन था, मैंने बनाया था, तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को सीखने में बहुत मजा आएगा। और अपनी गलतियों से परेशान मत होइएगा, गलती करेंगे नहीं, उसे सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके, मैं बार बार कहता हूँ, बुराई इसमें नहीं कि आप गलती कर रहे हैं, हर आदमी, प्रोग्रेसिव आदमी गलती करता है, बट समझदार वो है जो एक गलती को दोबारा ना करे। तो आप गलती कीजिए, सीखिए और एग्जाम में से रिपीट मत कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कोई किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज आपको लगेगा कि हाइड्रोजन के नाम पर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल ही करवाया हूँ। सो भाई, आई एम डीलिंग विद द गाय हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT एडवांस एंड यू गाइज आर द बेस्ट इन मैथमेटिक्स। सो आपको न्यूमेरिकल बहुत पसंद है। सो आज ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके, हार्ड वाटर का कॉन्सेप्ट हमारे हाइड्रोजन चैप्टर में है। तो ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 96 ppm ऑफ सल्फेट एंड 183 ppm ऑफ बाइकार्बोनेट विथ Ca2 प्लस एज द ओनली केटायन। मीन्स ये कहना चाह रहा है पानी में सिर्फ कैल्शियम सल्फेट है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaO विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव SCO3 माइनस फॉर्म फ्रॉम 1000 kg ऑफ दिस वाटर। मतलब ये क्या है, ये क्वेश्चन को मिक्स कैसे किया गया, हाइड्रोजन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल एनालिसिस को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो अब इससे हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हार्ड वाटर जो हमारा है उसमें सिर्फ सल्फेट और बाइकार्बोनेट है। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 96 ppm ऑफ सल्फेट एंड 183 ppm ऑफ बाइकार्बोनेट with Ca2 plus as only cation. How many moles of CaO will be required to remove bicarbonate ion from 1000 kg of this water? So बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे बनाइए, आज मजा आ जाएगा। नहीं, हाइड्रोजन चैप्टर देखो IIT आजकल बहुत कर रहा है, एक चैप्टर के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर से मिक्स करके पूछता है। सो आपका मूल कॉन्सेप्ट अच्छा है ही, ठीक है, और इसे ज्यादातर लोग हाइड्रोजन में ना पढ़ाकर मूल कॉन्सेप्ट के टाइम में पढ़ा देते हैं, बट इससे इनऑर्गेनिक की खूबसूरती वो ले जाते हैं ना। इनऑर्गेनिक में भी न्यूमेरिकल होते हैं, करेंगे आगे धीरे धीरे और भी करेंगे। मैं बनाऊँ, ठीक है, और आप आंसर में लाना और यूट्यूब पे जरूर कमेंट करना, और इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए मैं बताता हूँ, 96 ppm है सल्फेट का, 183 ppm है बाइकार्बोनेट का। सो आपके हेल्प के लिए मैंने मोलर मास ऑफ सल्फेट आयन है 96 ग्राम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम, मोलर मास ऑफ बाइकार्बोनेट 61 ग्राम। सो बहुत इजी है यार, वाटर में कैल्शियम सल्फेट ही तो है। तो अगर आप खुद सोचो, अगर सल्फेट पर मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट 1 Ca2 प्लस आयन होगा और 1 सल्फेट आयन होगा, मीन्स अगर इसका 96 ग्राम होता है तो ये 40 ग्राम ही होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं पूछूं कि कैल्शियम सल्फेट कितना था, तो आप क्या कहोगे, 40 ग्राम प्लस 96 ग्राम। ppm के हिसाब से मैं जा रहा हूं, 96 ग्राम। ओके, अच्छा 96 ppm है, मीन्स इसका मतलब भी आपको क्लियर होगा, 96 ग्राम सल्फेट आयन प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सैंपल। ठीक है, इसलिए मैं ग्राम वर्ड यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जिस यूनिट 9 में 96 प्रेजेंट था सल्फेट, तो कैल्शियम क्या होगा 40। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना होगा जरा देखिए, HCO3 माइनस का मोलर मास होता है 61 ग्राम। तो यहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक कैल्शियम 2 प्लस आयन, इंटरनेट ही नहीं है तुम्हारे पास, बस